सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए और भारत की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन का भी हम धन्यवाद देंगे, जिनके माध्यम से हम आप में से कई लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में बात की थी कर्म योग की। इंसान स्वयं साधक है, साध्य मोक्ष है और उसके बीच की यात्रा को साधना कहा जाता है। साधना का मंत्र शास्त्र है, तंत्र वर्ण आश्रम व्यवस्था और 16 संस्कार हैं और यंत्र मनुष्य स्वयं है। तो इस यंत्र को खुद को किस प्रकार साधना चाहिए, उसके प्रथम अध्याय पे हमने चर्चा की थी कर्म योग। कर्म योग के माध्यम से हमें चित्त शुद्धि मिलती है, इस पे हमने बात की थी। आदि शंकराचार्य इसको और बेहतर रूप से बताते हैं कि जिस प्रकार 3 बकेट्स अगर हम लें, एक बकेट में बिल्कुल शांत और प्योर वाटर भर के रखें, दूसरे बकेट में हम टर्बुलेंट वाटर रखें जिसमें लहरें उठ रही हैं, और तीसरे बकेट में हम मडी वाटर रखें, मटमैला सा पानी, तो हम देखेंगे कि जो बिल्कुल प्योर एंड स्टेबल वाटर है उस बकेट में तो सूरज का प्रतिबिंब बिल्कुल साफ दिखेगा, पर जिस बकेट में वाइब्रेशंस हैं, टर्बुलेंस हैं, लहरें हैं, उसमें डांसिंग सन दिखेगा हमें, नाचता हुआ सूरज। और जिस बकेट में मटमैलापन है, पानी साफ नहीं है, उसमें सूरज भी साफ नहीं दिखेगा। पहली बकेट को सत्व कहा जाता है जिसमें सब साफ है, दूसरी बकेट को रज कहा जाता है जिसमें हाइपर एक्टिविटी है, वाइब्रेशंस है, टर्बुलेंस है, और तीसरी बकेट को तम कहा जाता है जिसमें मटमैलापन है। तो जब बहुत ज्यादा मटमैलापन आ जाए तो मल निवृत्ति शास्त्रों ने कहा। मल निवृत्ति का अर्थ हमारे अंदर जो 6 विकार हैं, क्रोध, ईर्ष्या, बैर, लोभ, मोह, इन सबको खत्म करें। उसका रास्ता निष्काम कर्म, जिस पे हमने कल चर्चा की थी। इससे पानी का मटमैलापन समाप्त हो जाएगा और इसी को कहा जाता है चित्त शुद्धि ही। पर यदि पानी में बहुत टर्बुलेंट है, सेकंड बकेट की हम बात करें, रज बहुत है, बहुत हाइपर एक्टिविटी है, तो उसके लिए अशांति निवृत्ति ही करना पड़ेगा। ये जो इतना अशांत मन रहता है, तो उसके लिए उपासना योग शास्त्र सजेस्ट करते हैं। उपासना योग मन की हलचलों को स्थिर करता है और इससे हमें मिलती है चित्त स्थिति ही, चित्त की स्थिरता। तो उधर चित्त शुद्धि और इधर चित्त स्थिति, ये दोनों जब मिलती हैं, एक व्यक्ति जिसका चित्त स्थिर है और बिल्कुल शुद्ध है, वही व्यक्ति ज्ञान योग्यता को प्राप्त करता है। इसका मतलब अगर वो व्यक्ति स्क्रिप्चर्स को पढ़ेगा तो उसे बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। ये बिल्कुल स्वाभाविक सा है। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा परेशान है, उसके जीवन में कोई दुर्घटना घट गई है, अरे दुर्घटना तो छोड़ दीजिए, उसका मोबाइल घूम गया है, और उसे आप इस वेदांता क्लास में बुला के बैठा लीजिए, अभी उसकी चित्त स्थिति टर्बुलेंट है, हम कुछ भी पढ़ा लें उसे कुछ समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि उसका दिमाग कहीं और ही लगा रहेगा। इसीलिए अत्यधिक इंपॉर्टेंट है कि शास्त्र को समझने से पहले चित्त शुद्धि और चित्त स्थिति होना जरूरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं उपासना योग, जो चित्त स्थिति के लिए लिखा गया, बनाया गया, सोचा गया। उपासना योग अगर हम एक लाइन में कहें तो इट इज इंटीग्रेशन एंड डिसिप्लिनिंग द पर्सनैलिटी। ये व्यक्तित्व का इंटीग्रेशन है और उसका डिसिप्लिन है। क्या मतलब होता है डिसिप्लिन का, या क्या आवश्यकता होती है व्यक्तित्व या किसी भी चीज को डिसिप्लिन में करने की? ये बिल्कुल ऐसा समझें, हिंदुस्तान में जब बहुत बारिश का सीजन होता है तो नॉर्दर्न इंडिया में बाढ़ आ जाती है और सदर्न इंडिया में कई बार अकाल भी पड़ता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि शायद हमने वाटर को प्रॉपरली रेगुलेट नहीं किया।
वाटर डिसिप्लिन नहीं है हिंदुस्तान में प्रॉपर। इस कारण कहीं एक तरफ बाढ़ है और दूसरी तरफ अकाल है। तो क्या करें? हम डैम बनाएं। डैम से हम वाटर को डिसिप्लिन कर पाएंगे, जो हेवायर इधर उधर है उसको हम इकट्ठा कर पाएंगे, पहला फायदा। और दूसरा फायदा क्या है? ये जो इकट्ठा हुआ है पानी, इसको वेरियस मॉडल से चैनलाइज कर पाएंगे, इससे बिजली बना पाएंगे, इससे 50 काम कर पाएंगे, सिंचाई कर पाएंगे, हम पीने का पानी दे पाएंगे। तो डिसिप्लिन जिस तरह से पानी का है उसी तरह से व्यक्तित्व का डिसिप्लिन है। हमारे अंदर भी बहुत ज्यादा शक्ति होती है और वो सब बिखरी पड़ी होती है। तो इस सारी शक्ति को, कौन कौन सी शक्ति हमारे अंदर होती है? पहला काया शक्ति, हमारे तन में ताकत होती है। दूसरा इंद्रिय शक्ति, हमारी इंद्रियों में ताकत होती है, हमारी आंखें दूर तक देख पाती हैं और धीरे धीरे उम्र के साथ इंद्रिय शक्ति कम होने लगती है, पांचों इंद्रियां। दूसरा, तीसरा, हम में वाक शक्ति होती है। कहते हैं वर्ड्स आर सोल्जर्स एंड स्पीचेस बटालियंस। शब्द ही सैनिक होते हैं और स्पीचेस तो पूरी रेजिमेंट होती है। चुनाव जीते हारे जा सकते हैं लोगों को कन्विंस करके, देश चलाए जा सकते हैं, फौज को मोटिवेट किया जा सकता है। शब्द में ऊर्जा, वाक शक्ति। इच्छा शक्ति होती है हमारे अंदर एक, ये हमारे मन की ताकत होती है, जो हमने निर्धारित कर लिया फिर हम उसको कर गुजरते हैं। और अंतिम, हम में ज्ञान शक्ति होती है। ये सारी शक्तियां हमारे अंदर होती हैं, काया शक्ति, इंद्रिय शक्ति, वाक शक्ति और इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति। अब इन सभी शक्तियों को अगर हमने एक साथ ढंग से इंटीग्रेट करके उसको चैनलाइज कर पाए डिसिप्लिन फॉर्मेट में, तो मोक्ष को हम जरूर प्राप्त कर सकते हैं। तब हम एक सही साधक बन सकते हैं। तो इसी कारण इसका इंटीग्रेशन और डिसिप्लिन जरूरी है। अब डिसिप्लिन कैसे किया जाता है? डिसिप्लिन करने के दो ही तरीके हैं, क्वांटिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी कंट्रोल। जहां भी आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी मेंटेन कीजिए। और इसी तरह से व्यक्तित्व के इन पांचों शक्तियों की भी क्वांटिटी क्वालिटी हम मेंटेन करें, इनको इंटीग्रेट कर दें। वो कैसे करेंगे? यही उपासना योग बताता है। उपासना शब्द उप प्लस आसन से बना। उप का अर्थ, जैसे हमने उपनिषद में देखा था, पास में। आसन मतलब बैठना। किसके पास में? खुद के पास बैठना। हम इंटरनेट के पास बहुत बैठते हैं, कंप्यूटर के पास बहुत बैठते हैं, न्यूज़पेपर के पास, मोबाइल के पास, दोस्तों यारों अभिन्न अभिष्टों के पास बैठते हैं। पर जब आप खुद के पास बैठते हैं, उसी को उपासना कहते हैं। इसको समाधि योग भी कहते हैं। और योग का मतलब इन पांचों शक्तियों को जोड़ देना, काया, इंद्री, वाक, मनस और ज्ञान, इन सबको जोड़ देना, इसको योग कहते हैं। योग का अर्थ ही जोड़ना है, युज धातु से बना कि जोड़ देना। तो अब एक एक करके हम इन पांचों शक्तियों पे थोड़ी सी, इनमें से 4 शक्तियों पे हम थोड़ी सी आज चर्चा करें। पहली शक्ति, जिसको हम कहते हैं कायिक शक्ति या कायिक अंश हमारा, यह हमारे शरीर की शक्ति। शरीर परमात्मा का मंदिर है, इसी के अंदर वो परमात्मा रूपी आत्मा होती है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो ना वेद समझ में आएंगे, ना पुराण समझ में आएगी, ना नौकरी सुहाएगी, ना ही रिश्ते सुहाएंगे, ना पैसा, ना धन दौलत, ना संपत्ति। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, चौथा सुख, और बहुत सारे सुख शास्त्रों ने बताया, पर पहला सुख निरोगी काया। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये इस बात की समझ है कि स्वाद से पहले स्वास्थ्य आता है। ये इस बात का बैलेंस करना है कि नींद और जागरण में मेरे बैलेंस हो, एक्टिविटी और इनएक्टिविटी में मेरा बैलेंस हो, मेरा व्रत और खाना खाने में बैलेंस हो। इस तरह के खुद को बैलेंस करने को से हम हमारे अंदर की कायिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं। जैसा हमने पहले भी कहा था, कृष्ण ने गीता के अध्याय 6 में श्लोक 16-17 में यह बात कही है कि जो व्यक्ति ज्यादा खाता है या बहुत कम खाता है, दोनों योग नहीं कर सकते।
जो व्यक्ति ज्यादा सोता है या कम सोता है, दोनों कभी योगी नहीं हो सकते। योग के लिए आपको बिल्कुल युक्त करना पड़ेगा, जैसा कृष्ण ने कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मशु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुःखाः। युक्त आहार, प्रॉपर आहार कीजिए, प्रॉपर व्रत भी रखिए, प्रॉपर रिक्रिएशन कीजिए, प्रॉपर जॉब पे ध्यान दीजिए, उचित और संतुलित रूप से शरीर पे भी ध्यान दीजिए, संतुलित रूप से हॉबीज पे ध्यान दीजिए, परिवार के साथ संतुलन कीजिए, समय पे सोइए, समय पे उठिए। इतना ही आप कर लें तो आप इस शरीर को व्यवस्थित रख पाएंगे। ये शरीर हमें परमात्मा का गिफ्ट है, और इस शरीर को हम कैसे रखते हैं, ये हमारा परमात्मा को रिटर्न गिफ्ट होता है। If you will not voluntarily give time to your health, then you have to forcibly give time to a disease. तो इसीलिए वॉलंटरली हम समय दें अपने शरीर को। ये पहला है कायिक शक्ति। दूसरा, उसको हम कहते हैं इंद्रिय शक्ति। इंद्रिय शक्ति हमारे सेंस ऑर्गन्स की शक्ति, हमारी आंखों की शक्ति। हमने पिछले क्लास में बात की थी कि सबकी शुरुआत थॉट से होती है। थॉट लीड्स टू फीलिंग्स, फीलिंग्स लीड्स टू वर्ड्स, वर्ड्स लीड्स टू एक्शन। यही कहानी है। एंड देन एक्शन लीड्स टू हैबिट्स, हैबिट्स लीड्स टू कैरेक्टर, कैरेक्टर लीड्स टू डेस्टिनी। यही जीवन है। तो चेन शुरू होती है थॉट से। अब हम आपको यह बताएं थॉट कहां से आता है। एक तो जैसा हमारी स्मृतियों से तो आता ही है, कुछ हमारे अनुभव से अंदर से आ सकता है, पर थॉट का एक विशेष माध्यम आंखें भी होती है। आपने कुछ देखा, वैसे विचार आए। तो पहला डिसिप्लिन, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अगेन, जैसे कायिक में था क्वांटिटी ऑफ फूड एंड क्वालिटी ऑफ फूड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से हम इंद्रिय में देखेंगे क्वांटिटी ऑफ एक्सपोजर टू योर आईज। कितना आप अपनी आंखों को एक्सपोजर दे रहे हैं। दिन भर अगर आप आंखों को एक्सपोजर देते रहेंगे, इतने सारे इनपुट आ जाएंगे आपके पास। हर इनपुट विचार लेके आएगा और आपका दिमाग लगातार विचारों में जूझता रहेगा। इसीलिए छुट्टी के दिन भी आपका सर दुखने लग सकता है, थक जाएंगे आप, क्योंकि आंखें खुली हैं, थॉट्स ला रहे हैं। और दूसरा क्वालिटी, आप क्या देख रहे हैं टीवी पे, आप क्या पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर पे, आप क्या बातें कर रहे हैं लोगों से। ये हर चीज जो आपकी आंखें देख रही है, वो हर चीज विचार ला रही है। तो निश्चित कीजिए आपकी आंखें क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज संतुलित रहें। अब हम दूसरे पे जाएं, ईयर्स, या हम टंग पे जाएं। टंग पे स्वाद कमतर है, स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है। तो टंग भी क्वालिटी अच्छा खाइए, क्वांटिटी संतुलित खाइए। अब तीसरा है ईयर्स, हमारे कान जो हमारे श्रवण है, इसकी भी क्वांटिटी एंड क्वालिटी। आप कानों से क्या सुन रहे हैं, इसी को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम। दोस्तों, हमारा जो ब्रेन है, इसमें अलग अलग ब्रेन वेव्स हैं, जिसको कहा जाता है अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा। ये हमारे ब्रेन की वेव्स हैं। तो क्या है जो डेल्टा है, डेल्टा मतलब जब हमारी ब्रेन की ब्रेन वेव्स 0 से 3 तक रहती हैं, बिल्कुल मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे चलती है, बड़ा शांत दिमाग, इसको कहते हैं डेल्टा। इसी को समाधि कहते हैं। यही वह स्थिति होती है कि 1 मिनट में एक भी विचार आपके मन में नहीं आ रहा, बिल्कुल आप डीप स्लीप की स्थिति में, योग निद्रा की स्थिति में। इसी को आप कहेंगे डेल्टा। थीटा 4 से 8 की फ्रीक्वेंसी पे आता है। अभी आपके दिमाग में 10 विचार प्रति मिनट आने लगेंगे, पर मन अभी भी बड़ा शांत है, बड़ा शांत मन होगा आपका। ये जब आप सपने देखते हैं, तब ये डेल्टा स्टेट में चला जाता है दिमाग। तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं अल्फा ब्रेन वेव्स। ये 9 से 13 पे होती है। 9 से 13 हर्ट्ज की ये फ्रीक्वेंसी होती है। थोड़ा टर्बुलेंस बढ़ता है, इस पर अभी भी मन शांत होता है। जब आप सुबह सुबह उठते हैं, तब यही आपकी ब्रेन वेव्स होती है, इसलिए सुबह उठ के हमें बड़ा शांत महसूस होता है। और जैसे ही सूरज चढ़ता है, तो हम आ जाते हैं बीटा, जो 14 से 30 की फ्रीक्वेंसी पे होता है। बीटा में 60 विचार प्रति मिनट आते हैं और अल्फा में 15 विचार प्रति मिनट आते हैं।
मतलब अल्फा से 4 गुना तेजी से आपका दिमाग एग्जॉस्ट होना चालू होता है। और दिन भर जब तक हम सूरज में रहते हैं, लगातार दिन भर की विचार हमारे अंदर आते हैं, इसी को हम कहते हैं बीटा स्टेज, 60 विचार प्रति मिनट। तो अब क्या होता है दोस्तों, जैसे ही आप सुबह उठते हैं, आपका दिमाग बिल्कुल शांत अल्फा ब्रेन वेव्स पे है। अल्फा ब्रेन वेव जरूरी है, तभी हम सोते हैं। किसी को अगर नींद नहीं आती जल्दी से, इंटरनेट पे सर्च कीजिए अल्फा म्यूजिक, उसको डाउनलोड कीजिए, मोबाइल में लगाइए, कान में लगाइए, आप सो जाएंगे जल्दी से। क्यों सो जाएंगे आप? क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम ऑफ आवर ब्रेन। व्हाट डज दैट मीन? हमारा ब्रेन, जैसे हमारा शरीर आसपास के वातावरण से टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेता है, हम थर्मोस्टैटिस्ट्स हैं, इसी तरह से हमारी ब्रेन वेव्स भी आसपास की ब्रेन फ्रीक्वेंसी से खुद को एडजस्ट कर लेती है। इसका क्या मतलब हुआ? सुबह सुबह आप उठे, आपके दिमाग में अल्फा ब्रेन वेव चल रही है, आप बड़े शांत हैं। आपके जो स्पाउस हैं, आपके जो साथी हैं, आपके जो मित्र हैं, जो भी आपके साथ हैं, अचानक वो आए और वो सुबह 5 बजे से उठे हुए हैं, 4 बजे से उठे हुए, और उनको लग रहा है आप बिल्कुल काम नहीं कर रहे, और एकदम से उन्होंने आप पे आके तेज आवाज में बोलना चालू किया, क्योंकि वो बीटा ब्रेन वेव्स में आ चुके हैं। तो जैसे वो आपसे तेज तेज बोलना चालू करेंगे, तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी बीटा ब्रेन वेव पे एडजस्ट कर लेगा, अल्फा छोड़ देगा, और आप भी चिल्लाने लग जाएंगे। इसीलिए आपका कान क्या सुन रहा है, इसको बहुत गौर से निर्धारित कीजिए। अगर आप लगातार बीटा ब्रेन वेव से सर्कुलेट के बीच में रहेंगे, तो संभावना है कि आपका दिमाग भी दिन भर बीटा पे रहे, और इससे आपको तनाव हो सकता है। तो इसीलिए कान क्या सुन रहे हैं, आप खबरें कितनी सुन रहे हैं, कान का एक्सपोजर लिमिटेड कीजिए। क्वालिटी एंड क्वांटिटी अगला। इसके बाद आती है नोज। आप क्या सूंघ रहे हैं, आप कैसी फ्रेश हवा ले रहे हैं। दिल्ली मुंबई में इतना पॉल्यूटेड हवा है, जितना पॉल्यूशन हमारे अंदर जाएगा उतना ही पॉल्यूशन हमारे दिमाग में जाएगा, और जितना पॉल्यूशन हमारे दिमाग में जाएगा उतना ही हम हमारी साधना से दूर हो जाएंगे। तो इवन नोज, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वांटिटी का क्या मतलब? गहरी सांस लीजिए। कहते भी अगर हवा साफ है तो गहरी सांस लीजिए, अगर हवा खराब है तो फिर उथली ही से ही काम चलाइए, पर गहरी सांस लेना जरूरी है। कितनी गहरी? तो जब आप सांस लेते हैं, तो अगर वो सांस आपके चेस्ट तक आती है तो इसको उथली सांस कहते हैं, पर अगर चेस्ट से बेली बटन तक जाती है तो इसको मिडिल ब्रेथ कहते हैं, पर अगर बेली बटन से आपके डायफ्राम तक जा रही है तभी इसको डीप ब्रेथ कहते हैं। तो जो आपके चेस्ट तक आ रही है, इसका मतलब आप केवल ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं। जो बेली बटन तक जा रही है, इसका मतलब आप ऑक्सीजन के साथ प्राण ले रहे हैं, जिसको कहते हैं ऊर्जा। यू विल फील मोर एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे। ऑक्सीजन आपको जिंदा रखेगी, प्राण आपको ऊर्जावान रखेंगे। और अगर आप डायफ्रामिक ब्रीदिंग कर रहे हैं, इतनी गहरी सांस ले रहे हैं अंदर, तो निश्चित तौर पे आप दिन भर ऊर्जावान रहेंगे। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द ब्रेथ। लास्ट इज स्किन। किस तरह का एक्सपोजर हम दे रहे हैं? हम दिन भर एसी में हैं, तो हमारी स्किन के रोम छिद्र भी नहीं खुल पा रहे, पसीना हम बहा नहीं रहे हैं। तो किस तरह की क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एक्सपोजर हम स्किन को दे रहे हैं? अगर पसीना नहीं निकलेगा तो स्किन ब्लॉक रहेगी, आप फ्रेश फील नहीं करेंगे, योग साधना जल्दी नहीं सिद्ध हो पाएगी। तो वो भी इंपॉर्टेंट है। एकदम से स्किन को चिलिंग ठंड में रख रहे हैं, फिर एकदम से गर्मी, वो भी इस प्रतिक्रिया का कारण बन सकती है। तो जब हम इसको बैलेंस कर लेंगे, युक्त कर लेंगे, जब हम इसका डिसिप्लिन सिद्ध कर लेंगे, तब हमारी आंखें कैन सी बियॉन्ड सीन, आईज विल सी बियॉन्ड सीन। आपका मन शांत होगा और आप बियॉन्ड सीन देख पाएंगे। श्री राम को वनवास हुआ, कैकेयी ने कहा तुम्हें सुन के बहुत बुरा लगेगा, पर तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें वनवास दे दिया है। प्रभु राम ने मुस्कुरा के कहा, माता ये तो कोई अनुकंपा प्रतीत होती है, इस उम्र में इतनी जल्दी? मैं तो राजपाट लेने के लिए वैसे ही तैयार नहीं हूं। इस उम्र में इतनी जल्दी अगर आप मुझे वन में भेज रहे हैं, जहां इस सनातन धरती के महानतम ऋषि मुनि रहते हैं, कितनी बड़ी आपकी कृपा होगी। एक ऋषि वशिष्ठ ने एक बालक से मुझे एक योग्य राजकुमार बना दिया। तो मां कल्पना कीजिए,
जब मैं सैकड़ों ऐसे महानुभवों से मिलूंगा, वो मेरे अंदर कैसा काया पलट करेंगे। तो राम कुड सी बियॉन्ड द सीन, उन्होंने उस सीन में भी अपॉर्चुनिटी देख ली। तो जब आंखें सिद्ध होती हैं तो जो दिखता है वो उसके आगे देख पाते हैं। देन इवन टंग, इट कुड सी बियॉन्ड टेस्ट, इट कुड सी बियॉन्ड फ्लेवर। वो मुंह पे कुछ रखते ही टंग ये नहीं बोलेगी ये टेस्टी है कि खराब है। आप जब बैलेंस हो चुके होंगे, डिसिप्लिन सेट हो जाएगा, तो टंग कहेगी ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। आप अपने आप उस अनुसार ढल जाएंगे। आयुर्वेद कहता है लेट फूड बी द मेडिसिन एंड लेट मेडिसिन बी इटसेल्फ द फूड। खाना ही ऐसा खाइए कि वो मेडिसिन हो। अब हम आगे जाए। टंग के बाद इवन हमारे जो ईयर हैं, हमारे कान कुड लिसन बियॉन्ड वर्ड्स। हम जब सिद्ध हो जाएंगे तो कोई व्यक्ति जब हमसे बहुत नाराज होगा, हमें अब शब्द बोलेगा और बोलेगा आपको मेरी बिल्कुल चिंता नहीं है, यू नेवर लव मी। ये सुनते समय भी आप उन शब्दों के पीछे छुपा हुआ उस व्यक्ति का दर्द देख पाएंगे, हिज लॉन्गिंग फॉर यू। इसीलिए तो ये शब्द निकल रहे हैं। तो ईयर्स कैन लिसन बियॉन्ड वर्ड्स, ईयर्स कैन लिसन फीलिंग्स। देन यू कैन ब्रीथ बियॉन्ड ब्रेथ। आपकी नाक ब्रेथ के परे प्राण को ब्रीथ कर पाएगी। और हमारा सबसे गहरा नाता अगर शरीर में किसी से है तो सांस से है। जितनी गहरी सांस लेंगे उतनी लंबी आयु होगी, क्योंकि जितनी ज्यादा सांस लेते हैं बॉडी के हर ऑर्गन को उतना काम करना पड़ता है। जो जीव जितनी कम सांसें लेता है पर मिनट, वो उतना ज्यादा जीता है, जैसे कछुआ, जैसे हाथी। और जो जितनी तेज सांस लेता है, जैसे कुत्ता, जैसे बिल्ली, वो उतना कम जिएंगे। इंसान, तो आपकी सांसें गिनी हुई हैं। और जितना, मान लीजिए आपको परमात्मा ने एक बंडल ऑफ सांसें दी हैं, अभी आपके पास इच्छा है, आप जल्दी जल्दी शैलो ब्रीदिंग करके उसे 60 साल में खत्म कर लीजिए, या डीप ब्रीदिंग करके इसको 150 साल चलाइए। ऋषि मुनियों की उम्र इसीलिए 300-300 साल होती थी, वो डीप ब्रीदिंग करते थे। योग निद्रा में हाइपरनेट हो जाते थे कई बार, तो ऑलमोस्ट वो डेल्टा ब्रेन वेव्स में होते थे, कई कई समय सालों बीत जाते थे, और उनकी ब्रीदिंग भी बहुत शैलो होती थी, बहुत डीप होती थी। तो आप, और जब आप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करते हैं, यहीं से आपका योग और साधना समाधि होने लगती है। क्योंकि जैसे ही सांस स्लो होती है, मन भी शांत हो जाता है। आप देखिए, जैसे आपको गुस्सा आता है, सांसें तेज चलने लगती है। तो बिल्कुल इसका उल्टा भी सही है, सांसें आप धीरे कर दीजिए, मन शांत हो जाएगा। ब्रीदिंग और मन का क्या संबंध है, आप कभी करके देखिए। तेजी से दौड़ लगाइए और दौड़ते समय कुछ सोचने का सोचिए, आप नहीं सोच पाएंगे। क्यों? जब तेजी से सांस आती जा रही होती है तो मन एकदम से स्थिर होने लगता है। सांसों का ही खेल मन है। जितनी गहरी सांस, पर्वतों पे जितने लोग चढ़ते हैं, हिली एरियाज पे जो लोग ले रहते हैं, उन्हें गहरी सांस लेनी ही पड़ती है, क्योंकि उनको इतना ऊपर चढ़ना पड़ता है। इसलिए क्या होता है, अधिकतर आपको स्पिरिचुअल लोग मिलेंगे वहां, मन के बहुत अच्छे लोग मिलेंगे। कैलाश, मानसरोवर, सारे तपस्वी आपको वहां मिलेंगे, क्योंकि अपने आप वहां डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग होने लगती है। योर स्किन ऑल्सो विल सी बियॉन्ड टच। सीता जी का अपहरण हुआ, राम पूछ रहे हैं सबसे, पेड़ों से, पत्तियों से, कि मुझे बताओ, मुझे इशारा करो, सीता कौन लेके चलेगी। तो ये सब चीजें क्या है। आपकी टंग, राम शबरी से पूछ रहे हैं, शबरी के जो बेर हैं राम को स्वादिष्ट लग रहे हैं, जबकि वो झूठे हैं। ही कुड टेस्ट बियॉन्ड द फ्लेवर। तो इस तरह से आपकी इंद्रियां सिद्ध हो पाती है। चलिए हम आगे बढ़े। अब तीसरा आता है वाचिक अंश। वाचिक अंश का अर्थ है हम शब्दों में, वाक्य कौशल में कैसे डिसिप्लिन करें। क्वालिटी एंड क्वांटिटी आर वर्बल कंडीशनिंग। तो गीता के चैप्टर 17 में भगवान कृष्ण कहते हैं, अनुद्वेग कर्म, अनुद्वेग, वेगपूर्ण कर्म नहीं कीजिए। आप वही वाक्य बोलिए जो शांत चित्त से आए। शब्दों से हिंसा मत कीजिए। आप शब्दों से हिंसा करते हैं। कहते हैं कई लोगों की तो जबान पे डंक होता है,
वो जब भी बोलते हैं ऐसा काटते हैं कि सामने वाला बिलबिला जाता है, और वो लोग कहते हैं भाई हम सत्य बोलने के आदी हैं। ये ठीक बात है, हम मान सकते हैं, पर अगर आप भावना में, आवेग में अगर ये कहते हैं तो दूसरे को कष्ट दे सकता है। अगला बात, आप आर्ग्यूमेंट ना करें। आर्ग्यूमेंट से जितना बच सकते हैं। आर्ग्यूमेंट कब होता है? उस व्यक्ति ने एक बात कही, मुझे पसंद नहीं आई। अरे तो जब आपको पसंद नहीं आई, इट्स ओके, सुन लीजिए उसकी बात। लेनिन कहा करते थे, दो आई डिसएग्री विथ व्हाट यू आर सेइंग, बट आई कैन फाइट टिल माय डेथ फॉर योर राइट ऑफ सेइंग इट। हालांकि मैं इस बात से असहमत हूं जो तुम कह रहे हो, पर तुम्हारे उस बात के वो कहने के अधिकार के लिए मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ सकता हूं। पर कई लोगों की आदत होती है, अगर कोई तर्क उनके पास आता है जिससे वो सहमत नहीं होते, तो जब तक वो सामने वाले को लगातार तर्क विहीन न कर देंगे, वो चुप होंगे ही नहीं। अरे क्यों सिद्ध करना है आपको हर जगह अपने आप को? छोड़िए ना। जब उस व्यक्ति में परिपक्वता आएगी, वो स्वयं सिद्ध हो जाएगा। आप क्यों अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं? क्योंकि शब्द ऊर्जा है, ये शक्ति है, इसको ऐसे ही जाया मत कीजिए। डोंट आर्ग्यू एट ऑल। कोई आपको फीडबैक दे रहा है, अब मान लीजिए हमने आपको सेशन पढ़ाया, आप में से किसी ने हमें फीडबैक दिया। अब हो सकता है आपका फीडबैक हमें उचित ना लगे, पर फिर भी तरीका क्या है? हम बोले धन्यवाद, आपने जो कहा उसके लिए धन्यवाद, आपने समय निकाला, आपने राय दी, उसके लिए शुक्रिया। हो सकता है हम आपकी राय से 1% भी सहमत ना हो, पर यह हमें आपको क्यों कहना है? हमें क्यों खुद को जस्टिफाई करना है? ठीक है, वैसा आप सोचते हैं, आप सोचिए। इससे हम हमारी वाक ऊर्जा को बचा सकेंगे। पर लोग फीडबैक में भी जस्टिफाई करने लगते हैं। एक तो फीडबैक मांगेंगे और कोई दूसरा दे देगा तो फिर अपने आप को प्रूव करेंगे। डिजाइन थिंकिंग एक मैनेजमेंट की विधा है, उसका रूल है, जब भी आप एक प्रोटोटाइप डिजाइन करके मार्केट में उतारें और लोगों से फीडबैक लें, अगर लोग कोई फीडबैक दें, डोंट ट्राई टू जस्टिफाई योर प्रोडक्ट, नो, जस्ट लिसन देयर प्रॉब्लम्स, कम बैक इन लेबोरेटरी एंड देन वर्क ओवर इट। यही फीडबैक का तरीका है। हमें याद आता है, हम कहीं चर्चा कर रहे थे एक प्रतिष्ठित संस्थान में, हम 5-7 लोग बैठे थे। हम भारत की समस्याओं पे चर्चा कर रहे थे और बड़े डिसरप्टिव आइडियाज लेके आ रहे थे, नए नए आइडियाज पे चर्चा हो रही थी। तो वही पास में एक बुजुर्ग बैठे थे, देखने में बड़े विवेकशील और बुद्धिमान दिखाई देते थे। वो हमारी चर्चा के हिस्से नहीं थे, वो किसी और कारण से वहां थे। तो जब हमारी चर्चा समाप्त हुई तो वो उठ के हमारे पास आए और उन्होंने बोला कि मैं आपका नाम नहीं जानता, पर आपको देख के मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, आपकी बातें मैंने सुनी। उन्होंने बोला, ये बताइए कि किताब के बैंगन में और असली बैंगन में क्या अंतर होता है? हमने बोला, नहीं सर, आप ही बता दीजिए। तो उन्होंने मुस्कुरा के बोला कि किताब के बैंगन और असली बैंगन में यह अंतर होता है कि किताब के बैंगन का भरता बना के आप खा नहीं सकते। ये बात बिल्कुल सच है। उनके कहने का मतलब यह था कि कई विचार जो आप लोग कर रहे हैं, ये केवल विचार हैं, ये धरातल पे कभी हो नहीं सकता, ये इम्प्रैक्टिकल है। तो हमने बोला, सर थैंक यू वेरी मच, हमें आपकी बात बहुत पसंद आई और आपकी अनुमति से हम लोगों तक इस बात को पहुंचाएंगे भी। और वो धन्यवाद देके चले गए। हमने ये घटना किसी को बताई तो उस व्यक्ति ने हमें कहा, सर आपने उन्हें बोला क्यों नहीं कि विचारों पर जब ऊर्जा लगाई जाती है तभी तो परिवर्तन आते हैं। ऐसे ही सोच के सब लोग बैठ गए तो दुनिया कैसे बदलेगी? हमने उनसे पूछा, भाई हमें क्यों बोलना चाहिए था? ये उनका विचार है, उन्होंने दे दिया। अब हम उसको मानेंगे, व्यवहार में अपनाएंगे कि नहीं, इट्स माय चॉइस, पर हमने हमारी वाक ऊर्जा बचा ली। ठीक। अगली बात, बिना मांगे राय मत दीजिए। जब तक कोई न मांगे राय मत दीजिए, अपनी वाक ऊर्जा को बचाइए। ठीक, आप राय देंगे बिना मांगे, उसे पसंद नहीं आएगी और आपको दर्द होगा, उनको भी दर्द होगा, आपको भी दर्द होगा। इसके अतिरिक्त क्या कीजिए? जब तक संभव हो मुनि हो जाइए, जितना कम बोले। बोलने के हर सेंटेंस के बाद ये सोचिए, क्या ये बोलना इतना ही जरूरी था? क्या बिना बोले मेरा जीवन चल नहीं सकता था? इस तरह से सोचिए। एंड ये मानिए कि जो सामने वाला अगर आपको कुछ कह रहा है और जिसकी राय से आप सहमत नहीं है, तो बोलना उसका अधिकार है, मानना ना मानना आपका अधिकार है। हालांकि उसको भी राय देने से पहले आपसे पूछना चाहिए था, पर अगर उसने नहीं पूछा तो उसकी राय मानना ना मानना आपका अधिकार है। आप उसको एक्सप्रेस मत कीजिए कि आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे, धन्यवाद दीजिए कि उसने समय ऊर्जा लगाई। अगली बात, यूजलेस टॉक से बचिए।
क्या होती है यूजलेस टॉक्स? 4 तरह की टॉक होती है। एक होती है यूजफुल, एक होती है यूजलेस, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। यूजलेस यूजफुल टॉक्स क्या होती है? आज नौकरी में क्या करना है, जीवन में क्या करना है, घर में क्या करना है। पॉजिटिव टॉक्स क्या होती है? सत्संग होते हैं, मन को ऊर्जा देते हैं। ठीक। नेगेटिव टॉक क्या होती है? अरे ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, ऐसा नहीं हो रहा। वही है नेगेटिव टॉक। याद कीजिए, विकर्म पे सोचना, मेरे कंट्रोल में नहीं है तो भी मैं लगा हुआ हूं सोचने। यही यूजलेस टॉक्स भी होती है। यूजलेस तो पूरा ही विकर्म है। हम बैठ के चर्चा करेंगे मौसम पे 2-3 घंटे, राजनीति पे 3-4 घंटे, उसके बाद कोई बीमारी है उस पर 5-6 घंटे। इस सबसे क्या होगा? वाक ऊर्जा खत्म हो जाएगी, आप थक जाएंगे। इसको भी बचाइए। सीआरपीएफ का एक मोटो है, सीआरपीएफ माउंट आबू एकेडमी पे लिखा है, वहां के दरवाजे पे लिखा है, पहला सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का पहला शब्द लिखा है, रेस्पेक्ट ऑल। सबको रेस्पेक्ट कीजिए। दूसरा, उसके थोड़ा गैप देके लिखा है, सस्पेक्ट ऑल, पर सब पे शक भी कीजिए। और फिर गैप देके लिखा है, इंस्पेक्ट ऑल, और सबकी तलाशी भी लीजिए। बस यही जीवन में अपना लीजिए। जब भी बात करें, रेस्पेक्ट, पर अपनी बातों को और सामने वाले की बातों को भी इंस्पेक्ट कीजिए, सस्पेक्ट कीजिए, और जो बात करने योग्य हो केवल उसी को लेके आइए, अन्यथा छोड़ दीजिए। आपका भी टाइम बचेगा, दूसरे का भी। अगली बात, पेंडुलम की तरह बात मत कीजिए। देखिए मेरी बात प्रेजेंट पे कितनी, या तो भविष्य पे बात हो रही है या पास्ट पे बात हो रही है। पास्ट और भविष्य दोनों पे बात करना ऊर्जा का हास है। जितनी वर्तमान पे बात करेंगे उतना बेहतर है। भविष्य का लक्ष्य निश्चित कीजिए, वर्तमान पे काम कीजिए, निष्काम कर्म। अगली बात, गॉसिप से बचिए। गॉसिप के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज, मैं ही गॉसिप शुरू करूं और दूसरे को भी इन्वॉल्व कर लूं। पर धीरे धीरे आदमी मैच्योर होता है तो वो गॉसिप शुरू नहीं करता। अब दूसरे गॉसिप शुरू करेंगे, ये इन्वॉल्व हो जाएंगे। फिर आदमी और मैच्योर होता है, दूसरे गॉसिप करेंगे और ये चुप रहेंगे। और सबसे अच्छा मैच्योरिटी की स्थिति क्या है? किसी भी प्रकार का गॉसिप, आप वहां से चले ही जाइए अगर संभव है तो। गॉसिप इज टाइम वेस्ट। गॉसिप का मतलब जिस बातचीत का मुझे कोई प्रत्यक्ष प्रसन्नता, धार्मिक प्रसन्नता, एक होती है अधार्मिक प्रसन्नता, उसका बुरा हो रहा है, कई लोगों को अच्छा लग रहा है, अधार्मिक नहीं, धार्मिक प्रसन्नता या धार्मिक विकास ना हो रहा हो तो गॉसिप है। तो इन सब चीजों पे हम विचार करें। और अंतिम, रिलेशनशिप हमेशा सिचुएशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सिचुएशन भले आप हार जाएं पर रिलेशन को बचा के रखिए, अपनी बातचीत में ध्यान रखिए। ये सब हैं वाचिक अंश, या हम कहें वाचिक ऊर्जा के डिसिप्लिन। क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ योर टॉक हैज टू बी मेंटेन्ड। अब हम अगले पे जाएं। वाचिक ऊर्जा का अगला हिस्सा, पहला हमने कहा अनुद्वेग कर्म, उद्वेग में आके कुछ नहीं बोलना। दूसरा सत्यम, सच बोलिए। अगर आप असत्य बोलते हैं तो आपके मन में ज्यादा भाव और तरंगे उठेंगी, आप ज्यादा परेशान रहेंगे, योग सिद्ध नहीं हो पाएगा। महात्मा गांधी की सबसे बड़ी ताकत उनका सच थी। सच के कारण वो पूरे ब्रिटिश एम्पायर से भिड़ गए। अगर आप उनका खेड़ा सत्याग्रह पढ़ेंगे या चंपारण सत्याग्रह पढ़ेंगे, मजदूरों या फिर किसानों की जो मांग थी, गांधी ने यह कहा कि तुम्हारी मांग को मैं समझता हूं पर तुम्हारी मांग पूरी तरह सच नहीं है। जितना तुम मांग रहे हो उससे थोड़ा कम सही है तुम्हें मिलना, पर तुम जो मांग रहे हो थोड़ा ज्यादा है, मैं उसके लिए तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा। फाइनली जब मजदूर उनकी बात पे तैयार हुए तो जो गांधी को उचित लगता था कि इतनी मांग वाजिब है, उस सत्य पे वो डट गए और फाइनली उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। सो गांधी, अगर आप पढ़ें, उनकी किताब का नाम भी है माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। सबसे बड़ी ताकत सत्य की ताकत। सत्यमेव जयते देश का आधार वाक्य भी है। ये तो दूसरों से सच बोलना, खुद से भी सच बोलना। किस प्रकार से? कोई कहता है हमने किसी को फोन लगाया, उसने फोन नहीं उठाया, तो विचार क्या आ गया? ही डज नॉट लव मी, नोबडी केयर्स फॉर मी। तो क्या इसका मतलब यह है जितने लोग आपका फोन उठाते हो सब आपको प्रेम करते हैं बेहिंतहा? या फिर जो भी फोन नहीं उठा पाते सब आपको प्रेम नहीं करते क्या? लॉजिकली सोचिए, क्या यह सत्य है? कोई आपका जन्मदिन या किसी चीज को विश करना भूल गया, आई एम वर्थलेस। तो क्या जितने लोगों ने जन्मदिन आपका विश किया है, क्या वो आपके जीवन में आपको बहुत प्रेम करते हैं?
लॉजिकली चेक कीजिए क्या ये सत्य है। सत्यम इज मस्ट। अगला, प्रियम शब्द इस प्रकार से बोलिए कि सामने वालों को सुनने में अच्छे लगे। सही बात कहना जितना जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी होता है उस बात को सही तरीके से कहना। अगर आपका तरीका सही नहीं है तो अच्छे से अच्छी बात की वैल्यू खत्म हो जाएगी। बात रखने का तरीका आना चाहिए आपको। कॉर्पोरेट में कई लोग इसीलिए अच्छा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको बात रखना ही नहीं आती। दे कैन नॉट पुट देयर पॉइंट वेल, एंड इसीलिए वो अपने पॉइंट पे अपने बॉस को कन्विंस नहीं कर पाते, उनके प्रमोशन नहीं हो पाते। वो अपने काम को का प्रेजेंटेशन उन्हें करना नहीं आता, वो अपनी बात को नहीं रख पाते बहुत अच्छी तरह से। हितम इतनी सॉफ्ट और अच्छी तरह से रखें कि सामने वाले को महसूस हो कि उसके हित की बात है, तभी तो सेल्स हो पाएगी, तभी तो कोई व्यक्ति आपके बात पे कन्विंस हो पाएगा। तो उसका हित सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कैसे आपको हितम के साथ प्रियम, प्रियम कैसे बोलना है? कोई भी बात ये समझ के बोलिए कि जो बात मैं कह रहा हूं वो बात अगर ऑल इंडिया रेडियो पे अनाउंस कर दी जाए तो भी मुझे मेरे शब्दों पे पछतावा नहीं होगा। ये मान के चलिए कि आपके सामने माइक है जो ऑल इंडिया रेडियो पे अनाउंस कर रहा है, तब आप देखेंगे कि अपने आप प्रियम बोलेंगे। बेहतर वर्ड्स, अच्छे शब्द ढूंढिए। बोलने के बाद सोचिए क्या इस बात को कहने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता। अगला हम बता ही चुके, हितम, हित की बात कहिए। विभीषण ने रावण के हित की बात कही, पर विभीषण ने शायद उस बात को प्रियम तरीके से नहीं कहा तो रावण भड़क गया। तो हितम भी जरूरी है, सामने वाले के हित की बात कीजिए। इसी को एलिवेटर स्पीच कहा जाता है। आपके बॉस आपसे मिले और आपसे पूछें कि भाई आप मेरी कंपनी में क्या करते हैं। अगर आपकी कंपनी के चेयरमैन पूछें तो ये मत बताइए आप क्या करते हैं, आप ये बताइए आप उस कंपनी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हितम, उनके लिए क्या कर रहे हैं। जब भी कोई आइडिया लेके जाएं तो ये मत बोलिए कि मेरे पास ये आइडियाज है, आप ये बताइए कंपनी को ये बेनिफिट किया जा सकता है। हितम की बात आप समझाएंगे, लोग समझ जाएंगे। और अगर आप हितम नहीं बोल रहे तो लोग नहीं समझेंगे। आखिरी, समयम, हर बात को रखने का एक सही समय होता है। हर कभी मत शुरू हो जाइए बात बोलना। हमने कई परिवारों में देखा है, बच्चे का अगर गणित कमजोर है तो पिताजी ब्रेकफास्ट टेबल पे ही चालू हो जाएंगे, भाई तुम्हारा गणित कमजोर है तुम कुछ नहीं करते। पिकनिक गए वहीं चालू हो जाते हैं। हर बात को कहने का एक समय है। हमने कई लोगों को यहां तक देखा है, उस परिवार में किसी का वजन बढ़ रहा है, ये सब लोग सारा परिवार एक साथ कहीं किसी शादी की पार्टी में गए तो इस व्यक्ति ने एक प्लेट में गुलाब जामुन लिया और उस गुलाब जामुन को लेके होठ तक ही लाए थे कि उनके साथी ने बोला बस देखो यही यही तुम्हारी समस्या है, ये जो तुम अनाप शनाप मीठा खा रहे हो इसी से वजन बढ़ रहा है। इससे बुरा समय आप चुन सकते थे किसी को खाने के लिए टोकने के लिए? समय चुनिए। समयम, हितम, प्रियम, सत्यम, उद्वेग, अनुद्वेग वाक्यम, यही करने से आप अपनी वाक ऊर्जा बचा पाएंगे। आगे बात करते हैं। इसके बाद तीसरा है जिसको हम मनस ऊर्जा कहते हैं, हमारी मानसिक ऊर्जा। हमारी जो मानसिक ऊर्जा है इसका मतलब हमारे ब्रेन को जो एबिलिटी टू कंसंट्रेट, जिसको हम इच्छा शक्ति भी कहते हैं। इच्छा शक्ति का मतलब जब हम कंसंट्रेट कर सके चीजों, हमारी इनर विल पावर, आवर एबिलिटी टू कंसंट्रेट ऑन समथिंग। सो जो कंसंट्रेशन होता है ये बाय डिफॉल्ट सबको होता है, हम सब में कंसंट्रेशन है, पर कई कंसंट्रेशन अनकॉन्शियस होते हैं। जब आप एक मूवी देखते हैं तो अनकॉन्शियसली कंसंट्रेट हो जाते हैं, पर अनकॉन्शियस कंसंट्रेशन सबको सद जाता है। और सबसे बड़ी बात है कॉन्शियस कंसंट्रेशन। मैं जब चाहूं जहां चाहूं अपने आप को पूरी तरह से फोकस कर सकूं। कंसंट्रेशन एट माय विल इज कॉल्ड मेडिटेशन। ध्यान का मतलब मेरी इच्छा से मैं जब चाहे कंसंट्रेट कर सकूं। कंसंट्रेशन बाय डिजायर तो हम कई बार कर लेते हैं, तो जब कंसंट्रेशन बाय विल होता है इसी को मेडिटेशन कहते हैं। इट इज अ स्पेशल इंटरनल अवेयरनेस। ये इंटरनल अवेयरनेस है। इट इज अ स्टेट वेयर आई एम विलिंगली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन समथिंग।
हर जगह, हर फील्ड में, कहीं भी अगर आपको सक्सेसफुल होना है, मेडिटेशन उसका एकमात्र रास्ता है। इसी को पतंजलि योग सूत्र ने ध्यान कहा, इसी को ज्ञान मार्गीय लोगों ने निध्यासन कहा, इसी को भक्ति मार्गी लोगों ने सिमरन कहा, सुमरन कहा, स्मरण कहा, भावना कहा, इसी को कर्म मार्गी लोगों ने फ्लो कहा, दैट आई फील अ फ्लो, मुझे पता ही नहीं पड़ता समय कहां बीत जाता। इसी को स्पोर्ट्समैन ने जोन कहा। मैराडोना से पूछा कि जब तुम फुटबॉल खेलने आते हो 35,000 दर्शकों का शोर डिस्टर्ब नहीं करता? मैराडोना कहते हैं जब मैं खेलना उतरता हूं तो मुझे बस बॉल और गोल दिखता है, मैं तो खुद को तक भूल जाता हूं, दर्शक तो बहुत दूर की बात। जोन, खिलाड़ी एक अलग जोन में होता है। कहते हैं सचिन तेंदुलकर को बॉल फुटबॉल की तरह नजर आती है, उस समय व्यक्ति कुछ और होता है। धोनी से पूछा वो जो विजयी छक्का लगाया आपने वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को जिताने के लिए, उस समय आप क्या सोच रहे थे? धोनी ने कहा मैं कुछ नहीं सोच रहा था, आई वॉज इन अ जोन, बस बॉल थी और बल्ला था और कुछ नहीं था, ना हिंदुस्तान था, ना जनता थी, ना ही मैं था। जब गीत और गायक एक हो जाते हैं, जब खेल और खिलाड़ी एक हो जाते हैं, जब कर्म और कर्ता एक हो जाते हैं, यही जोन है। इसी को सूफियों ने हाल कहा, फना अल फना, फना हो जाना। तो मेडिटेशन इज मस्ट। आपको खेलना हो, पढ़ाई करना हो, आपको कुछ करना हो, आपको मैथ्स ही करना हो, आप डूब जाते हैं लोग उस काम में। स्वामी विवेकानंद जब पढ़ाई किया करते थे तो उनके पास में कोई व्यक्ति आके बैठ जाए, 4-4 बार उनसे बोलता था, विवेकानंद देख ही नहीं पाते थे। लोगों को लगता था जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं, जानबूझ के नहीं करते थे, वो अपनी सारी इंद्रियों को सकोड़ के केवल उस किताब में डाल देते। इसीलिए स्वामी जी के पास हिप्नोटिक मेमोरी हो गई थी, वो देखते थे, वो किताब को पूरा समझ जाते थे। एक लाइब्रेरियन ने उनसे पूछा भी कि मैं मान नहीं सकता कि आपने एक किताब इतनी जल्दी पढ़ ली। स्वामी जी ने कहा भी, तुम किसी भी पेज से कोई सी भी बात मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बता दूंगा। दंग रह गया वो व्यक्ति, ये लाइब्रेरी शायद मेरठ की है जहां की हम बात बता रहे हैं। दंग रह गया वो व्यक्ति, लाइब्रेरियन। उसने जो पॉइंट पूछा, स्वामी विवेकानंद ने पूरा पैराग्राफ बोल के बता दिया बिना किताब देखे, बस पढ़ने के तुरंत बाद। इतना कंसंट्रेशन, ये क्वालिटी इज कॉल्ड मेडिटेशन। तो मेडिटेशन वो हाईवे है जिससे होके जाना ही पड़ता है, भले आपको खेलना हो, पढ़ाई करना हो, ये मस्ट है कुछ करना। तो अब 2 तरह के मेडिटेशन होते हैं। कुछ लोग मेडिटेशन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग सब्जेक्ट ओरिएंटेशन मेडिटेशन करते हैं। सब्जेक्ट तो मैं स्वयं ही हूं, तो जब सब्जेक्ट ओरिएंटेड मेडिटेशन किया जाता है, इसका मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस नहीं करते, ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेशन नहीं करते, तो इसी को निध्यासन कहते हैं और ये ज्ञान मार्गीय है, इस पे आज हम बात नहीं कर रहे। पर जब भी मेडिटेशन किसी ऑब्जेक्ट पे किया जाता है, उसी को उपासना कहते हैं। उपासना योग का मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेडिटेशन, जब आप ऑब्जेक्ट पे करें, इसी को सगुण मेडिटेशन कहते हैं। फिजिकल फॉर्म में किसी चीज को आप कंसंट्रेट करें, किसी चीज पे आप फोकस करें। तो ये 2 तरह का होता है, या आप कहें तो इसको 3 तरह में आप बांट सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति भी 3 तरह के होते हैं। कुछ लोग विजुअल्स होते हैं। अगर अभी हम आपसे पूछें कि आप याद कीजिए कि लास्ट टाइम आपने सबसे खूबसूरत डिनर कहां किया था, उस यादों में जाइए आप। तो अगर आप किसी खूबसूरत डिनर की यादों में जाते हैं, तो जब आप उस याद में जाते हैं तो हम आपसे पूछें आपको क्या याद आता है, तो कुछ लोगों को तो डिनर का पूरा सीन याद आएगा, खाना खा रहे हैं, वो प्लेट भी बता देंगे क्या क्या जमा हुआ था। तो ये लोग विजुअल्स हैं, ये जनरली दृश्यों में चीजों को याद रखते हैं। पर कुछ लोग ऑडियो, वो ये तक बता देंगे कि उस समय लोग आपस में क्या बातें कर रहे थे, वो बात तक रिपीट कर देंगे। ये ऑडियो वाले लोग होते हैं। कुछ लोग भावना महसूस कर पाते हैं, वो उस समय की ऊर्जा वो महसूस करेंगे और उनको वैसे ही कंपन होने लगेगा। तो अलग अलग प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कई विजुअल्स होते हैं, कई ऑडियो विजुअल्स होते हैं, अलग अलग होते हैं।
तो इसी तरह, इसी कारण मेडिटेशन के भी 3 फॉर्मेट हैं उपासना योग के। पहला, प्रतीक उपासना। जब हम किसी प्रतीक को विजुअली उपासना करते हैं तो विजुअल लोगों के लिए इसको कहते हैं प्रतीक उपासना। जो लोग ऑडियो हैं उनके लिए नाम उपासना कहा जाता है, चैंटिंग अ नेम। और जो लोग भावना को महसूस कर पाते हैं उनके लिए अहम ग्रह उपासना कहा जाता है। तो एक एक थोड़ी सी बात करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रतीक उपासना। प्रतीक उपासना का अर्थ क्या है? आप एक प्रतीक लेते हैं, और ये प्रतीक लेने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो हम एक छोटा प्रतीक लेंगे जिसको बोलते हैं संपद। वो प्रतीक एक छोटा सा प्रतीक होगा, पर वो किसी बहुत बड़े विराट का प्रतिबिंब होगा। जैसे शालिग्राम पत्थर, हम उसकी पूजा करते हैं, पर शालिग्राम में हम स्वयं विष्णु की आराधना करते हैं। तो मैं शालिग्राम को सामने रखूंगा, आंखें बंद करूंगा, शालिग्राम का वो जो पत्थर है उसमें विचार करूंगा और देखूंगा, क्योंकि मैं प्रतीक विजुअल हूं, कि शालिग्राम के रोशनी से पूरा ब्रह्मांड नहा रहा है और कैसे उसमें से विष्णु भगवान निकल रहे हैं, और मैं ये सब विजुअलाइज करूंगा और इसमें मेरा पूरा ध्यान लग जाएगा। इसको कहते हैं संपद। इसमें हम छोटा प्रतीक लेंगे, इसमें हम अलग अलग शिवलिंग ले सकते हैं, इसमें हम पिरामिड ले लेते हैं, चक्र ले लेते हैं, कमल पुष्प ले लेते हैं, कुछ भी यंत्र ले लेते हैं, कुछ भी। दूसरे को कहा जाता है अध्यास। इसमें क्या करते हैं, जो प्रतीक है वो स्वयं भगवान का ही प्रतीक हम लेंगे। इसका मतलब हम विष्णु की मूर्ति रख लेंगे सामने, 3D इमेज, और राम भगवान की पिक्चर सामने रखेंगे और उसके बाद उस पर ध्यान लगाएंगे। तो यहां क्या होगा, प्रतीक और परमात्मा वो एक हो जाएंगे, पर संपद में प्रतीक और परमात्मा अलग रहेंगे। तो कई लोग संपद करते हैं और कई लोग स्वयं परमात्मा के फोटो पे मेडिटेट करते हैं। तो यह होता है जनरली प्रतीक उपासना। पर यहां याद रखने वाली बात है, यहां प्रतीक पे नहीं रुकना है, परमात्मा तक जाना है। प्रतीक को आत्मसात कीजिए, उस लिविंग फीलिंग को महसूस कीजिए एंड गो बियॉन्ड इट। उसके बारे में, उसकी विराटनेस के बारे में आप विचार कीजिए। प्रतीक पे नहीं रुक जाना है, प्रतीक को नहीं पकड़ लेना है। यह है प्रतीक उपासना। दूसरी कहलाती है नामोपासना, जप करना, एक रिपीटेशन ऑफ मंत्र, स्तुति करना। बहुत सारे शब्द जिसमें होते हैं उसको स्तुति बोलते हैं, शिव स्तुति। भजन करना, सिंगिंग फॉर्म में नाम को गाना, संकीर्तन करना, बहुत सारे लोग एक साथ संकीर्तन करना। इसी के फॉर्मेट में भगवान महाकाल की शयनारती होती है, नगाड़े बजते हैं, आप आंखें बंद करके उस धुन पे खुद को छोड़ दीजिए। सूफी म्यूजिक बजता है, आप उसमें खुद को छोड़ दीजिए। ये एक मेडिटेशन है, ये नामोपासना है। स्वयं भारत के सारे क्लासिकल डांस इसी तरह की उपासना से निकले हैं। कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम, ये सभी इसी से निकले हैं। देवता की स्तुति ही तो की जाती है इसमें, देवता के फॉर्मेट में ये खुद को प्रस्तुत करते हैं, देवता के लिए प्रस्तुत करते हैं। अंतिम तरीका है मेडिटेशन का जिसमें हम करते हैं, यदि हम ना तो नाम कर रहे हैं और ना ही हम विजुअल हैं, अगर हम ऊर्जा भावना को महसूस कर सकते हैं तो आपके लिए सही मेडिटेशन है अहम ग्रह उपासना। इसका मतलब ये लोग आंख बंद करके खुद को एक ऊर्जा के रूप में महसूस करते हैं और धीरे धीरे वो महसूस करते हैं कि वो ऊर्जा उनके अंदर से बाहर जा रही है और फिर वो ऊर्जा उस परम तक जा रही है। तो अपने आप को और उस वही ऊर्जा से वो भ्रमण करते हैं। इसको अहम ग्रह उपासना कहते हैं। यहां आप किसी मंत्र पे भी कर सकते हैं उपासना, अपने स्वरूप पे उपासना कर सकते हैं। मंत्र पे जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अब इसमें विचार कीजिए, मैं और ब्रह्म, और धीरे धीरे आप उसी शब्द पे विचार करते चले जाइए, ये है, और उस ऊर्जा को परम ऊर्जा से मिलाइए। ज्योति के फॉर्म में ये लोग करते हैं, यहां लाते हैं प्रकाश पुंज और लेके जाते हैं। तो ये कर सकते हैं आप। आदि शंकराचार्य का आत्मष्टकम पे, आत्मष्टकम आप पढ़िए, उस पे आप कर सकते हैं।
तो ये तो कुछ डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ उपासना थे। अब ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जेक्टिव्स 4 तरह की और उपासना आप कर सकते हैं। पहली इज कॉल्ड रिलैक्सेशन मेडिटेशन। इसमें आप खुद को रिलैक्स करते हैं। कैसे करते हैं? आप आराम से बैठे, आप महसूस कीजिए आपके पैर रिलैक्स हो रहे हैं और शरीर का एक एक अंग को महसूस करते हुए उसे रिलैक्स कीजिए। फिर जब पूरा शरीर रिलैक्स हो जाए तो दिमाग को मानसिक रूप से किसी प्लेस ऑफ नेचर पे लेके जाइए। नदी बह रही है, सुंदर तालाब है, और आप रिलैक्स हो जाइए। और इट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन मेडिटेशन। इसका फोकस है दिमाग को रिलैक्स करना और बॉडी को रिचार्ज कर देना। दूसरा मेडिटेशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन मेडिटेशन। कंसंट्रेशन मेडिटेशन गीता के 6ठे चैप्टर में आता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं? मानस पूजा कर सकते हैं। मानस पूजा का क्या अर्थ है? मंदिर में जाके थाली से पूजा करने की जरूरत नहीं। आंख बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि वो जो परमात्मा है, आप मंदिर जा रहे हैं, दरवाजा खोल रहे हैं, भगवान के सामने जाके बैठ रहे हैं, थाली उठा रहे हैं और हर कुछ हो कीजिए। इसको कहते हैं कंसंट्रेशन मेडिटेशन। इससे आपका स्पैन ऑफ अटेंशन बहुत बढ़ जाएगा। ये नौकरी में भी आपको काम आएगा। आप इस कंसंट्रेशन मेडिटेशन को मानस पूजा जिसे कहते हैं, एग्जाम के पहले की एंजाइटी के लिए भी कर सकते हैं। आपको बड़ी एंजाइटी हो रही है तो क्या कीजिए? आंख बंद कीजिए। अब मेंटली एग्जाम देने जाइए, बिल्कुल वो ही कीजिए। मैं सुबह उठा, ब्रश किया, नहाया, कपड़े पहने, साइकिल पे चढ़ा, देखिए खुद को सब करते हुए। एग्जाम रूम में पहुंचा, मैंने पेन निकाला, घड़ी खोल के रखी, पेपर हाथ में आया, सरस्वती का मंत्र पढ़ा, फिर पहला प्रश्न पढ़ा, फिर दूसरा प्रश्न पढ़ा, फिर तीसरा। मुझे सारे प्रश्न आ रहे हैं, फिर मैंने प्रश्न लिखा, फिर एग्जाम खत्म हो गया, मैं रिलैक्स फील कर रहा और मैं आ गया। ये बार बार रिपीट कीजिए, आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी। आप हनुमान चालीसा जब पढ़ते, लोग कहते हैं सर मैं हनुमान चालीसा तो पढ़ता हूं पर मेरा दिमाग कहीं और चला जाता है। मैं बोलता तो रहता हूं पर दिमाग कहीं और चला जाता है। तो ये जो नाम उपासना है, जो आप मंत्रोच्चार कर रहे हैं, इसको आप जोड़ लीजिए कंसंट्रेशन मेडिटेशन से। कैसे करेंगे? जो जो बोल रहे हैं उसको देखना चालू करिए, कंसंट्रेशन मेडिटेशन हो जाएगा। कैसे? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो एक सागर कल्पना कीजिए, सागर जितना ज्ञान है उनके पास। जय कपीश तिहु लोक उजागर। तो कल्पना कीजिए कि वो कपीश के राजा हैं, बंदरों के राजा हैं, एक सिंहासन पे बैठे हैं और उनकी रोशनी पूरे तीनों लोक तक जा रही है। आपको इतना मजा आएगा इस तरह से मेडिटेशन करने में कि हनुमान चालीसा खत्म हो जाएगी और आपको आंख खोलने का मन नहीं करेगा। विजुलाइज कीजिए कंसंट्रेशन मेडिटेशन। जब एंजाइटी हो इसका उपयोग कर लीजिए। इंटरव्यू देने जाने वाले हैं, कंसंट्रेशन मेडिटेशन की। अमिताभ बच्चन से पूछा गया आप इतनी अच्छी एक्टिंग करते कैसे हैं? अव्वल तो मुस्कुरा दिए ये पूछ सुन के। उन्होंने कहा इतने साल बाद भी आपको लगता है मैं एक्टिंग करता हूं? मैं एक्टिंग नहीं करता, मैं जीता हूं उस रोल को। पर आप करते क्या है उससे पहले? तो जो अमिताभ बच्चन करते हैं वो भी कंसंट्रेशन मेडिटेशन है। वो क्या करते हैं? पहले उस रोल में जाने से पहले अपने ड्रेसिंग रूम में जाते हैं और खुद को उस रोल में डालते हैं और खुद को इमेजिन करते हैं उस सारे डायलॉग्स बोलते हुए, एंड देन ही कम्स एंड डिलीवर्स। करके देखिए, इट वर्क्स। आप इंटरव्यू करें, आप कुछ भी करें, इट स्टार्ट्स वर्किंग। आप किसी भी तरह का कोई काम करना चाह रहे हैं, आप उसके पहले इसको करें। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक व्यवहार किया, आपको लगा वो व्यवहार ठीक नहीं है। अब आपको लग रहा है यार मेरा व्यवहार ठीक नहीं है, मुझ में एक गलत आदत है, तो आप व्यवहार ठीक करें, उसके लिए आप विजुलाइज कीजिए। ये सब आप कर सकते हैं। अगला मेडिटेशन इज कॉल्ड एक्सपांशन मेडिटेशन। मुझे लग रहा है मेरा अहंकार बहुत बढ़ रहा है या मेरी सोच बड़ी संकुचित हो गई, मैं बड़ा जाति प्रथा को मानता हूं, खुद को मैं पता नहीं कौन सा बॉस समझता हूं, या फिर मैं खुद को बड़ा कमतर समझता हूं, मैं कमजोर समझता हूं, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं किसी भी तरह के अगर कॉम्प्लेक्स का शिकार हो, इंफीरियरिटी हो या सुपीरियरिटी हो, तो आपके लिए मेडिटेशन है एक्सपेंशन मेडिटेशन। क्या कीजिए? आंखें बंद कीजिए। इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मेडिटेशन। आंखें बंद कीजिए और अपने आप को महसूस कीजिए और उसके बाद धीरे धीरे उठना चालू कीजिए हवा में। फिर आप अपने पूरे शहर को देखिए,
पूरे प्रदेश को देखिए और ऊपर जाइए, आपको पूरा देश दिखेगा, आपको ग्लोब दिखेगा और ऊपर जाइए, आपको पूरी पृथ्वी दिखेगी और ऊपर जाइए, आपको चांद दिखेगा, आप और ऊपर जाइए, आपको कई ग्रह दिखेंगे और ऊपर जाइए, पूरा सोलर सिस्टम दिखेगा और ऊपर जाइए, और फिर वापस आ जाइए। आपको पता पड़ेगा आप कितने छोटे हैं। इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप अंदर जाना शुरू कर सकते हैं। आप अपने सेल में जाइए, सेल के अंदर डीएनए में जाइए, डीएनए के अंदर एटम में जाइए, एटम के अंदर न्यूक्लियस में जाइए, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन में जाइए, प्रोटॉन के अंदर क्वार्क में जाइए, क्वार्क के अंदर वाइब्रेशन जाइए और वाइब्रेशन में ओम को महसूस कीजिए, ओम की वाइब्रेशन। ये भी कर सकते। एक्सपांशन मेडिटेशन ही तो भगवान कृष्ण का विश्व रूप है, जो 11वें अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन मेरा विश्व रूप देख, तब तुझे समझ में आएगा कि तू कुछ भी नहीं है मेरे सामने। या फिर अगर कोई व्यक्ति कमजोर महसूस कर रहा है तो विश्व रूप देखे कि इतना बड़ा परमात्मा मेरे साथ है, मुझे डरने की क्या बात है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब दिखाया, अर्जुन घबरा रहा था, तो विश्व रूप दिखा के उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ाया, अर्जुन में इंफ्योरिटी हो रही थी, अर्जुन को मजबूत किया। गीता अध्याय 11। पर दुर्योधन को भी विश्व रूप दिखाया, कब? जब दुर्योधन ने उन्हें बांधने की कोशिश की। कृष्ण संधि का समझौता लेके गए थे। रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी पढ़िए, उसके 3 अध्याय का 3 संसर्ग पढ़िए, उसमें आता है ये विश्व रूप, क्या खूबसूरत लिखा है। आप उस पर मेडिटेशन कीजिए। दुर्योधन बांध मुझे, जो असाध्य है साधु से, क्या खूबसूरत लिखा है रामधारी दिनकर ने। बांधने मुझे तो लाया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। इट इज वेरी ब्यूटीफुल। हमने हमारे जीवन में आज तक जो सबसे सुंदर कविताएं पढ़ी हैं, उनमें से एक ये है। उस पर आप मेडिटेशन कीजिए, विश्व रूप मेडिटेशन करिए। अंतिम मेडिटेशन इज कॉल्ड वैल्यू मेडिटेशन। अगर आपको अपने अंदर में कोई बिहेवियरल चेंज करना है, अपने अंदर को परिवर्तन करना है, इसको भी कई लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेडिटेशन कहते हैं। यू वांट टू इनकलकेट समथिंग इन यू, आपको अपने अंदर शांति लानी है, आपका गुस्सा बड़ा तेज है, तो आप क्या कीजिए, एक शांति का प्रतीक या शांति को प्रतीक के रूप में महसूस कीजिए, और आप महसूस कीजिए कि वो शांति रूपी, अगर आप उसको कबूतर माना लें, कबूतर धीरे धीरे आपके शरीर में आ रहा है। जब आपके शरीर में आ गया, अब आप सुबह उठिए और सुबह उठ के अपने परिवार के सदस्यों से बड़ी शांति से बात कीजिए। फिर अपने ऑफिस जाइए, बिल्कुल सब कुछ विजुलाइज कीजिए। ऑफिस गए, आपका वो जो बॉस, जो कलह प्रिय बॉस है, उसने कुछ बोला पर आप बिल्कुल शांत हैं। दिन भर के ऑफिस को सुबह सुबह विजुलाइज कीजिए, और ये रोज कीजिए। जो भी क्वालिटी आपको अपने अंदर लानी है, शांति की, निष्ठा की, सच्चरित्रता की, यदम भावम तदम भवति, जैसे भाव होते हैं वैसा ही हो जाता है। तो अगर कोई थॉट आपको परेशान कर रहा है, आपको थॉट बदलना है, तो अफर्मेशन, जैसे मैं अच्छा नहीं दिखता, तो आप खुद के लिए अफर्मेशन लिखिए और उस अफर्मेशन पे वैल्यू मेडिटेशन कीजिए। कैसे? आप ये महसूस कीजिए कि परमात्मा ने मुझे जन्म दिया, मेरे परम पिता और स्वयं परमात्मा है, मेरी माता ने इतने प्रेम से मुझे बड़ा किया, मुझ में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हैं, खूबसूरती मेरे अंग अंग में है, मैं एक बहुत खूबसूरत, बहुत कॉन्फिडेंट और एक सच्चरित्र वाला व्यक्ति हूं, मैं अपने आप को खूब प्रेम करता हूं, मैं एक कुछ बड़े उद्देश्यों के लिए धरती पे आया हूं। जब ये बार बार आप बोलेंगे खुद को, अपने आप धीरे धीरे आप देखिएगा ये अफर्मेशंस वैल्यू मेडिटेशन के साथ आपके कैरेक्टर में आने लग जाएंगे, और धीरे धीरे आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगा। इसी को गीता के चैप्टर 16 में भगवान कृष्ण ने आसुरी या दैवीय संपदा कहा है। उसमें आप पढ़ पाएंगे कौन कौन सी वैल्यूज आप खुद के अंदर ला सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम समराइज करें। हमने क्या बात की? हमने ये बात की कि उपासना, उपासना योग इज इंटीग्रेशन एंड डिसिप्लिन ऑफ पर्सनालिटी। किसका इंटीग्रेशन? शरीर का, इंद्रियों का, वचनों का और मन का जब मैं जोड़ देता हूं तो योग हो जाता है। मेरी कायिक ऊर्जा, मेरी इंद्रिय ऊर्जा, मेरी मनस की ऊर्जा, मेरे वाक ऊर्जा और मेरी ज्ञान ऊर्जा जब जुड़ जाती है, मेरी इच्छा शक्ति जब जुड़ जाती है, तो ये सारी शक्तियां जुड़ के मैं अपने अंदर और अपने बाहर ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं।
इसी के लिए उपासना योग। उपासना योग टर्बुलेंस को खत्म करने के लिए है, जैसा शंकराचार्य ने कहा, मन स्थिति देता है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले कायिक अंश पे काम करेंगे। कायिक ऊर्जा के लिए भगवान कृष्ण ने गीता में चैप्टर 6 में कहा ही है, युक्ताहार विहारस्य, खाने में ध्यान दीजिए, क्वांटिटी एंड क्वालिटी का डिसिप्लिन कीजिए। दूसरा इंद्रिय अंश, आंखों को राइट क्वांटिटी क्वालिटी का एक्सपोजर दीजिए, कान को, मुंह को, सभी को सही एक्सपोजर दीजिए ताकि आंखें बियॉन्ड सीन देख सकें, कान बियॉन्ड वर्ड्स फीलिंग्स को सुन सकें, स्किन बियॉन्ड फीलिंग्स, बियॉन्ड सिचुएशन, बियॉन्ड सेंस को देख सके। ये सब चीजें हमारी इंद्रियां कर सके। इसके बाद हमने बात की वाचिक अंश पे। हमारा वाच, जिसको हम बोलते हैं वाक तपस, वाक से हम खुद को तपस कर सके। फीडबैक शांति से सुनिए, अनुद्वेग कर्म कीजिए, उद्वेग के साथ नहीं, रिएक्शन नहीं। आर्ग्यूमेंट में जितना कम फंसे ठीक है। सामने वाले का विचार है वो अपने पास रखे। मैं पूरी दुनिया को सही करने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं अपना विचार दे सकता हूं, परमात्मा जब जिसको सद्बुद्धि देगा वो सब ठीक हो जाएगा। ठीक, सीआरपीएफ से सीखिए, हर विचार को रेस्पेक्ट ऑल, इंस्पेक्ट ऑल, सस्पेक्ट ऑल। फीडबैक को प्रेम से लीजिए, मुनि बन जाइए, गॉसिप मत कीजिए, पेंडुलम की तरह पास्ट एंड फ्यूचर में ना जाते रहिए। इसके अतिरिक्त रिलेशन हमेशा सिचुएशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वर्थलेस टॉक से बचिए, यूजफुल और पॉजिटिव टॉक ही कीजिए। यह सब हो गया आपका वाचिक अंश का पहला हिस्सा। फिर सत्यम कहिए, खुद से भी। जनरलाइज मत कीजिए, किसी ने उसने फोन नहीं उठाया डज नॉट मीन कि ही डजंट लव मी। दूसरों से भी सत्य कीजिए, सत्यम वद, वही सबसे ज्यादा ताकत बड़ी मिलती है। हितम, दूसरे के हित की बात कहिए, अगर वो हित की नहीं है मत बोलिए। प्रियम, अच्छे शब्द का प्रयोग कीजिए। व्हाट यू आर सेइंग इज लेस इंपॉर्टेंट देन हाउ यू आर सेइंग। एंड लास्ट इज समयम, सही समय आने पे कहिए, अन्यथा ली जाएगी उस बात को। फिर आया मानस अंश, इच्छा शक्ति कहां से आती है? कंसंट्रेशन से। कंसंट्रेशन का मतलब कहीं एक जगह सिंगल पॉइंटेड फोकस कर पाना, एक विचार पे फोकस कर पाना, इसी को कंसंट्रेशन कहते हैं। बाय डिफॉल्ट होता है, बाय डिजायर से, पर मेडिटेशन तब कहते हैं जब वो बाय विल हो। मेडिटेशन दो तरीके से होते हैं, या तो सब्जेक्ट पे हो या ऑब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट के मेडिटेशन को निध्यासन कहते हैं, ज्ञान मार्ग का है। ऑब्जेक्ट पे मेडिटेशन करें उसी को उपासना कहते हैं। ऑब्जेक्ट पे मेडिटेशन तीन तरह से होता है। कुछ लोग प्रतीक रूप में कर पाते हैं क्योंकि वो विजुअल होते हैं, कुछ ऑडियो होते हैं तो नाम उपासना करते हैं, कुछ सेंस कर पाते हैं तो इस कारण वो अहम ग्रह उपासना करते हैं। जो प्रतीक उपासना है वो दो तरह की होती है, एक तो संपदा होती है, एक अध्यास होती है। संपदा में हम छोटा सा उसका प्रतिबिंब ले लेते हैं, प्रतीक ले लेते हैं और उससे प्रतीक पे हम ध्यान लगाते हैं, पर हम प्रतीक पे रुकते नहीं है, प्रतीक के पीछे के परमात्मा को देखते हैं। पर अध्यास में स्वयं उस परमात्मा की मूर्ति पे हम ध्यान लगाते हैं। अगला नामोपासना में हम जप करते हैं, स्तुति करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, जिसको जैसा जमता है। अहम ग्राहस से क्या करते हैं? खुद को ग्रैस्प करना। अहम ग्राहस मतलब खुद को ग्रैस्प करना, उसमें खुद को एक ऊर्जा की तरह देखते हैं और उस ऊर्जा को ब्रह्मांड में विलीन करते हैं, परमात्मा में खुद को देखते हैं, खुद को परमात्मा में देखते हैं। और उसके बाद हम महावाक्यों पे भी चर्चा करते हैं, उस पे भी सोचते हैं। चार तरह के मेडिटेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। यदि आपका उद्देश्य रिलैक्स होना है तो रिलैक्सेशन मेडिटेशन कीजिए, पूरे अंगों को रिलैक्स कीजिए, प्लेस ऑफ नेचर में जाइए। यदि आपका उद्देश्य अपना स्पैन ऑफ अटेंशन बढ़ाना है तो कंसंट्रेशन मेडिटेशन कीजिए, मानस पूजा कीजिए। आप उसके वेराइटी ऑफ फॉर्म कर सकते हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं, एंजाइटी खत्म कर सकते हैं आप उससे। तीसरी आपका तरीका हो सकता है एक्सपांशन मेडिटेशन कीजिए, अगर इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी है, अहंकार बहुत है या आपको अच्छा फील नहीं होता, दोनों केस में। और अंतिम रूप में वैल्यू मेडिटेशन कीजिए, जो जो वैल्यू आप अपने अंदर इनकलकेट कर सकें, क्योंकि हमने एक ऐसा समाज बना लिया वेयर वी हैव स्टार्टेड वैल्यूइंग द मास्टर्स rather than mastering the values they have. So let's have those values also. ये सब करने से क्या होगा? मेरी चित्त स्थिति बन जाएगी, मेरा चित्त शांत रहेगा। कर्म योग ने मुझे चित्त शुद्धि दे दी, उपासना योग ने मुझे चित्त स्थिति दे दी। अब वो बकेट का पानी बिल्कुल शांत है, परमात्मा या ज्ञान साफ साफ रिफ्लेक्ट हो सकेगा। थैंक यू वेरी मच।